जो ये वर्ड है मिस्ट्री, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मिस्ट्री हर चीज़ के पीछे होती है। मिस्ट्री क्राइम के पीछे हो सकती है, किसी कहानी के पीछे हो सकती है। हमारी पूरी लाइफ एक मिस्ट्री से भरी हुई है और सबसे ज़्यादा जो दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो इसी की होती है कि इस चीज़ के पीछे क्या मिस्ट्री है। लेकिन हमारे देश के अंदर मिस्ट्री के बात जब होती है, जब भी किसी मिस्टीरियस चीज़ की बात होती है जो अनआंसर्ड होती है, तो हम सबसे पहले इंटरप्रेट करते हैं कि इसका कुछ लेने देना है एंटी सोशल एलिमेंट से या फिर हॉरर से या हॉन्टिंग से, एटलीस्ट भूतों से। ठीक है, अगर हम इसके बाद स्पेसिफिकली हॉन्टिंग की बात करते हैं, हॉरर की बात करते हैं, तो अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो एक पूरी पैरानॉर्मल की टीम होती है जो कि यहाँ भी स्टार्ट हुई है, जो कि मिस्टर गौरव तिवारी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, वो उन्होंने स्टार्ट की थी। आज के टाइम में आप बहुत सारे पॉडकास्ट देखेंगे, जैसे कि मेरे फेवरेट हैं जय अलानी, जो कि जाते हैं ऐसी एंटी सोशल जगह पे और उसके पीछे की असली कहानी बताते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अक्सर जब ये वर्ड सुनते हैं हॉन्टिंग, हॉरर या फिर घोस्ट, तो दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक वो इसको मानते हैं और एक जो उसको नहीं मानते हैं। एक ग्रे लाइन होनी बहुत जरूरी है। मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि जरूरी नहीं है कि वो चीज हो या नहीं हो। अब जैसे कि जो लोग मानते हैं वो हर चीज में मानने लगते हैं। उनको ये लगता है कि हर मेकअप करके कोई भी अगर आदमी आ जाए या कोई भूत है, उसने एक स्पेसिफिकली मेकअप किया हुआ होगा, वो रात को 12 बजे निकलेगा और ऐसे ऐसे टाइमिंग होगी। ऐसा नहीं है। आई नो कि उनकी अपनी जगह होती है। अगर इस दुनिया में हम हैं तो हमारे साथ और भी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि हर चीज को हम स्टीरियोटाइप करें या हर चीज के पीछे की कहानी बना दें। सेम वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। जो चीज दिखती है या कुछ ऐसी मिस्ट्री होती है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, उसको साइंटिफिक रूट से देखते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइंस ने भले ही आज तक इन चीजों को नकारा हो, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नकारा भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ही हम भानगढ़ किले का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह, और कॉन्फिडेंटली लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको बोला है इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह। बट ऑनेस्टली बड़ी हंसी की बात यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो ये प्रूफ करे कि ये जगह हॉन्टेड है या ये जगह नहीं है। यस, वहाँ पे सिर्फ ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहाँ पे आधी रात के बाद या फिर सनसेट के बाद जाना मना है, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। बट एट द सेम टाइम जहाँ गवर्नमेंट की कोई बॉडी नहीं है जो हॉन्टेड जगह बताए, बेगुन कुडार नाम का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो 40 साल बंद रहा था। अकॉर्डिंग टू एलिजिडली गवर्नमेंट की फाइल्स के अंदर वो स्टेशन सिर्फ इसलिए बंद रहा था क्योंकि वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। इसके सच या झूठ की मैं कोई गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इन दोनों बातों में जो फर्क है वो निकालना आपका काम है। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने पिछले वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई रियली लाइक्ड इट। इसने मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी जो क्यूरियोसिटी है कहानियों की, उसको काफी बूस्ट किया और आगे और भी बहुत अच्छी कहानियां मैं लाऊंगा। तो आज मैं लाया हूँ 3 कहानियों की एक छोटी सी सीरीज, जिसके अंदर हम उस स्टोरी और साथ में उसकी एक बैक स्टोरी और थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वो कहानी आई कैसे। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि ये सच है। ये प्रूफ करना आपका काम है, ये मानना आपका काम है। ठीक है, तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले या 20 साल पहले, अर्ली 2000 से लेके 2012-13 तक टीवी ही सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल सोर्स होता था न्यूज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, इवन मूवीज़ के लिए। न्यूज़ चैनल ही सबसे ज़्यादा जरिया होते थे आधे टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तब सोशल मीडिया नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो टीवी किंग हुआ करता था। आज की तरह ऑडियंस के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, जैसे कि आज ऑडियंस किंग है। वो चाहे तो थिएटर में जाए या चाहे तो थिएटर में ना जाए। टाइम पे हर न्यूज़ चैनल में एक और होड़ होती थी न्यूज़ के अलावा, टीआरपी के अलावा, वो होती थी पैरानॉर्मल। जी हाँ, कुछ ऐसी एंटी सोशल जगह पे जाकर वहाँ की सच्चाई दिखाना, एक्सपोज करना या फिर फेक स्टोरी भी दिखाना। ऐसे ही एक जगह के बारे में मैंने बहुत बार सुना है और ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो है दिल्ली कैंट का एरिया, कि वहाँ पे एक चुड़ैल है, वो लिफ्ट लेती है। अगर आप लिफ्ट दे देते हैं तो शायद आपके साथ कुछ ना हो। अगर आप लिफ्ट देने से मना करते हैं जानबूझ के, तो आपके साथ शायद कुछ गलत हो सकता है, एलिजिडली। ये कहानी मेरे पास किसी न्यूज़ चैनल से नहीं आई है। पता नहीं आप बिलीव करेंगे या नहीं। मैं 10 साल पहले 2012 में जॉब करता था। मेरी पहली जॉब थी ग्रेटर नोएडा। ये मेरी खुद की सुनी हुई कहानी है।
वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक थे हम सबसे। और हम लोग जब वापसी DND की तरफ से होके आते थे, नोएडा से दिल्ली की तरफ, तो हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता था। हम या तो डम शराड्स खेलते थे, या तो फिर हम कुछ कहानियाँ सुनाते थे, या फिर और कोई गेम खेलते थे। तो जब भी सर हमारे साथ आते थे तो हम चुपचाप बैठते थे और उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और स्टोरी टेलिंग की एक आदत शायद मुझे उनसे भी लगी कॉन्फिडेंटली। उन्होंने मुझे और हम सबको एक बार बताया अपनी खुद की कहानी। तो अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। 2005 का टाइम है और मैं एक पंजाबी लड़का हूँ दिल्ली का। मेरी गुड़गांव के अंदर जॉब है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं अपनी कार से आता हूँ जाता हूँ। मेरे पास जेन है एक पुरानी। ये जेन इस टाइम पे बहुत टोर पे रहती है और अक्सर लोग मारुति 800 वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी इस वाइट जेन की। मैं अपनी फ्रेंड को 2 बजे के बाद गुड़गांव से निकल के ड्रॉप करता हूँ दिल्ली कैंट से पहले। उसके बाद मुझे आधे घंटे का जो रास्ता होता है नारायणा तक का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसको जाते हुए बीच में सिमेट्री पड़ती है, आर्मी कैंट एरिया है तो शोर शराबा बहुत कम होता है, और एक जगह पड़ती है परचा महल। यहाँ पे मुझे कभी कुछ ऐसा अभी तक कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ है। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, मेरी फ्रेंड को मैं छोड़ चुका था उसके घर। अब मेरा मन किया कि यार क्यों ना आज इस गाड़ी को मैं 100 की स्पीड पे चलाता हूँ। पापा ने मना किया हुआ है, लेकिन अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस कार को चलाने का, तो आज क्यों ना मैं 100 की स्पीड पे ट्राई करूँ। और रोड खाली है, मैं गाड़ी मोड़ता हूँ, आगे लेके जाता हूँ, 100 की स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी। बहुत गाड़ी मैंने घुमाई। अब चलो घर चलते हैं, कल मेरी छुट्टी है, आज मैं आराम से लेके जाऊँगा। मैं कार आराम से लेके जा रहा था, सर्विस रोड की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे आधी रात को 3 बजे के आसपास एक लड़की खड़ी है। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ और सामने एक लड़की आधी रात को। नहीं, आप गलत ना समझें, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, शायद ये फ्लर्ट का मामला है। मैंने उसे लिफ्ट दिया, मैं गया, मैंने पूछा। वो थोड़ी सीरियस सी थी, बट मैंने उसकी सीरियसनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि मैम, वेयर आर यू गोइंग? इट्स मिडनाइट एंड दिस इज़ नॉट सेफ हियर। कंसर्न तो मेरा आधा ही था। तो उसने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? तो मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया कि यार चलो मामला वैसा नहीं है, इनकी हेल्प कर देते हैं जेन्युइनली। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, हम चलने लगे, सब कुछ ठीक था। अच्छा, वो लड़की मैरिड है, बट स्टिल यार मैं बात तो कर ही सकता हूँ ना। तो मैं बात करने के लिए जब जाता हूँ, वो किसी ना किसी बात पर सिर्फ हाँ या ना नॉड करती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या पता कुछ एटीट्यूड हो, या फिर मामला तो सीरियस है तो वो टेंशन में होगी, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो मेरी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ना उसको मतलब है कि म्यूजिक चल रहा है, या फिर गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, AC का, या फिर आवाज़ आ रही है। शी डजंट गिव अ हेल। अचानक मैं देखता हूँ कि वो बाईं तरफ कहीं देख रही है। वेट, ये तो सिमेट्री की तरफ देख रही है। वो उधर किसको रिस्पॉन्ड कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से आई कांटेक्ट बना रही थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ सी लगती है और मुझे याद आया, मेरे दोस्त अक्सर मुझे बताते हैं कि यार उस जगह से तुम्हें निकल जाना चाहिए जहाँ पे तुम अपनी फ्रेंड को छोड़ते हो, वहाँ पे मत रुका करो। मैंने कहीं गलती तो नहीं करती? अच्छा, एक मजे की बात जो कि मुझे पता है या मैंने सुनी हुई है कि कभी भी अगर आप ऐसे किसी क्रिएचर के साथ हो और अगर आपके दिल में डर होता है, मतलब आपकी धड़कन कम ज्यादा होती है, तो उन्हें पता चल जाता है। शायद ऐसा ही हुआ। मेरी गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी की स्पीड थोड़ी फ्लक्चुएट हुई, उसको शायद पता चल गया मेरा डर होना अब शुरू ही हुआ है। तभी अचानक वो मुझे बोलती है बहुत ही डरावनी आवाज में, चलाते रहो। अब वो मेरी तरफ बहुत गुस्से में देखती है। मुझे पता है कि अब तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। अब मैं गाड़ी आगे स्लो कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ। वो उसी आवाज में बहुत भारी मेरे को 2-3 बार और उसने बोला, चुपचाप चलाते रहो। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को स्लो डाउन किया और गियर डाल के झटके से बंद कर दी गाड़ी। मैंने बोला कि मैम, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, बहुत पुरानी गाड़ी है, ये मुझसे नहीं चल पा रही। 100 में से 1% जो चीज़ हो सकती थी वो ये हुई कि उस लड़की ने इस बार थोड़ा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ये जो भी वो क्रीचर थी। मैंने जैसे उसको ये बात बोली तो उसने मुझे धीरे से बोला, अभी चल जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या कहना चाह रही है। उसने बोला कि गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने गाड़ी स्टार्ट ही करी, फौरन वो बिना दरवाजा खोले बाहर निकल गई। पीछे जाके पता नहीं वो गाड़ी को धक्का दे रही है, क्या कर रही है, या किसी और को ढूंढ रही है। मैंने कार फटाफट से दोबारा स्पीड में भगाई। अब एस्केलेटर पे ही मेरे पैर है और टॉप गियर पे। आधे घंटे पहले 100 की स्पीड में मैंने मजे के लिए चलाया था, अब मेरा 100 की स्पीड में चलाना मजबूरी है। मैं 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी नारायणा की तरफ ले जा रहा हूँ, फ्लाईओवर की तरफ।
आसपास कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, रोड एकदम खाली है। तभी देखता हूँ कि फौरन पीछे से बहुत जोर से मेरी गाड़ी के ऊपर धक्का सा लगता है, मतलब वो मेरा पीछा कर रही है और उसने बहुत जोर से पंजा मारा है बैंग करते हुए मेरी गाड़ी के पीछे। मेरी गाड़ी अब जस्ट नारायणा के पास पहुंचने वाली है। उसने 2-3 बार और किया। अब आप कहेंगे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मुझे लगा कि शायद मैं मरने वाला तो हुई, क्यों ना कोशिश करूं कुछ। अब आगे फ्लाईओवर है और उसके सामने एक मंदिर दिख रहा है मुझे। मैं उस मंदिर के जस्ट पास में हूँ और आखिरी बार एक और बार धम करके मेरी गाड़ी के पीछे हाथ मार दिया और ऐसी चीज देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। वो पीछे से उड़ गई, एकदम गायब। मैं गाड़ी लेके गया मंदिर में, पुजारी जी को बताया, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र पढ़ने को कहे, वो पढ़े, मैं घर गया, सब ठीक था, मैं सो गया। सुबह उठा, पार्किंग के पास गया, गाड़ी के पीछे देखता हूँ जहाँ पे उसने वो हाथ मारा था वहाँ पे डेंट था उसके 5 उंगलियों का, उसके पूरे हाथ छपे हुए थे। सबसे ज्यादा हॉन्टिंग की बात बताऊं मैं आपको, मैंने 3 बार वो डेंट निकालने की कोशिश की है गाड़ी की, आज तक वो वहीं पे है। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पुरुलिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें लुकआउट, जो कि अंग्रेज़ जिन पे ध्यान नहीं देते थे ऑब्वियसली, अब हमारे अपनी गवर्नमेंट थी, हमारे पास फ्रीडम था, तो हम लोग वो सब करने की कोशिश कर रहे थे जो भी एक नई कंट्री करेगी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के गुडविल के लिए। 1960 के टाइम पे पुरुलिया से 40 किलोमीटर आगे एक जगह थी। अच्छा, पुरुलिया जो है वो 250 किलोमीटर आगे पड़ता है कोलकाता से। पुरुलिया से 35-40 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है बेगुन कुंदार, जहाँ के रेलवे स्टेशन की ये कहानी है और डेफिनेटली आपने भी सुनी ही हो। 1960 में बेगुन कुंदार के लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से स्टेशन पे जाने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है या पुरुलिया जाना पड़ता है, क्यों ना आप यहाँ पे स्टेशन बनवा दें। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक स्टेशन बनवाती है, 1962 में बन के तैयार हो जाता है। 1962 से 67 तक ये स्टेशन चलता है। 1967 में एक 5 साल तक अभी स्टेशन सही चल रहा था। 1967 में मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर वहाँ पे आता है, जिसकी किस बहुत ही अजीब वजह से मौत हो जाती है। मौत से पहले उसने अपने एक साथी को बताया था कि मैंने यहाँ पे एक साया देखा कि एक लड़की है जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही होती है, और ये मैंने मल्टीपल टाइम देखा है। पहले मुझे लगा था कि नॉर्मल है, कोई एक बच्ची ऐसी जा रही है ट्रेन के पीछे पीछे खेलने के लिए, लेकिन वो ट्रेन से आगे भाग जाती है और कभी भी ट्रेन में उसे चढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। लोगों ने इस बात का बिलीव नहीं किया। उसके मरने के बाद भी कुछ ही लोगों ने थोड़ा सा बिलीव किया। उसके बाद और दूसरे तीसरे स्टेशन मास्टर्स को वहाँ पे भेजा गया, सब ने ये चीज़ रिपोर्ट की, और इवन लोग तो यहाँ तक बोलते थे स्टेशन मास्टर कि हमें आप नौकरी से निकाल दीजिए, पूरे इंडिया में कहीं भी भेज दीजिए, पोस्टिंग कर दीजिए, लेकिन हम बेगुन कुंदार पे जॉब नहीं कर सकते प्लीज। 1967 में 5 साल के बाद ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। अच्छा, ये चीज हॉन्टिंग जो थी वो धीरे धीरे और गाँव में अलग जगहों पे बात फैलनी शुरू हुई। अब हमारे देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है रोजगार की, अब वो देखो कैसे कैसे आती है। उसके बाद कुछ ट्रैवल एजेंसीज वेस्ट बंगाल के अंदर ही उस जगह के पास से उन्होंने क्या करा कि इसको ना अपना एक साइट बनाया ट्रैवलर्स के लिए। यहाँ पे बकायदा गाइड जाता था डे के अंदर, रात में तो नहीं, दिन में। वो इन सबको टूर करवाता था, वो यहाँ की हिस्ट्री बताता था कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर मारा गया, यहाँ पे एक लड़की है और वो जो सामने पेड़ देख रहे हैं वहाँ पे वो लड़की रहती। उन्होंने बहुत इस चीज़ को कैश किया। ये सब करते करते 40-42 साल हो गए। अब 40-42 साल के अंदर क्या हुआ था कि लोगों ने इसको इग्नोर किया, आसपास ये दहशत हुई, बातें फैली। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा लॉजिकल सोचते थे। वो कहते थे कि कोई बड़ा रीजन है जिस वजह से ये स्टेशन बंद है, लेकिन वो ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ये अबैंडन करके एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा बन सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है हॉन्टिंग जैसा, ठीक है, हमें उसे भी कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद फाइनली थक हार कर जब लोग दोबारा चिट्ठी लिखते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसका कुछ रेजोल्यूशन निकालिए, दिक्कत तो हमें अभी भी है। हमारा मेन कंसर्न तो यही था कि ट्रेन जब आती थी तो यहाँ पे रुकती थी और हम यहाँ से चले जाते थे, हमारे 50 किलोमीटर बचते थे। अच्छा, इन 40 सालों के बीच में ट्रेन वहाँ से जब भी निकलती थी तेज स्पीड में निकलती थी ताकि वहाँ पे सामना ना करना पड़े। इवन लोग खिड़की बंद कर लिया करते थे, जो गेट पे खड़े वो अंदर हो जाते थे, इतनी दहशत थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया। 2009 में फाइनली इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। ये तब से लेके आज तक ये स्टेशन फंक्शनल है, सिर्फ डे में काम करता है, रात में कुछ कहानियां अभी भी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यही वो स्टेशन है जिसको गवर्नमेंट ने 40 साल बंद रखा इस अफवाह के वजह से। लेकिन उन्होंने पैरानॉर्मल टीम जब भेजी थी 2009 में इस स्टेशन खोलने से पहले, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि यहाँ पे कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। तो ये दोनों बातें आपके सामने हैं। ये थी इसकी स्टोरी।
आज की जो हमारी आखिरी स्टोरी है वो है मिस्टर गौरव तिवारी की बुक में से ली गई है। गौरव तिवारी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़हीन या फिर इंटेलेक्ट टाइप के बंदे थे और वो साइंटिफिकली या लॉजिकली चीज़ों में ढूंढते थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर वो बंदा हॉरर में घुसा कैसे अगर मानता नहीं, तो मैं यही तो बता रहा था ना कि एक ग्रे लाइन होती है। गौरव तिवारी के पास एक लाइसेंस था एज ए पायलट। वो पायलट की पढ़ाई करने के लिए ही यूएस गए थे। यूएस में जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, के बाद वो पैरानॉर्मल के लिए बहुत ज्यादा ग्रेविटेट हो गए और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। और उस केस के वजह से लोग कहते हैं कि उसी का एक केस था भानगढ़ का, जिसके वजह से उनकी मौत हुई। खैर, तो आखिरी जो स्टोरी है ये है दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट की। गौरव तिवारी ने बहुत सारे ऐसे स्टिंग किए थे, बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बहुत जगह पे रुके थे, भानगढ़ हो, कुलधरा हो या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया के असाइलम। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और इनका जो पैशन था टुवर्ड्स पैरानॉर्मल, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पैरानॉर्मल को कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ अगर आप मूवीज देखें तो एनाबेल या फिर नन या फिर कॉन्जरिंग, वहीं से इंडियंस को पता है कि पैरानॉर्मल कुछ ऐसा होता है, जैसे यूएस के कपल ने ये स्टार्ट किया था वगैरह वगैरह। तो अब सीधा मैं उस कड़कड़डूमा की कहानी के बारे में बताता हूँ। कड़कड़डूमा के अंदर जब गौरव को पता चला कि ऐसे ऐसे एक केस है और कई बार लोगों ने शिकायत की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम के साथ दिल्ली में थे। वो जाते हैं और उनके एक फ्रेंड थे राज। उन्होंने अपने फ्रेंड राज को बोला कि क्यों ना रात को जाने से पहले दिन में जाके हम अपना जो है EMF मीटर, कैमरा और K2 मीटर ये सब सेट कर लें और लोकेशन से ज्यादा गैदर हो जाए। तो राज भी एग्री हुए। तो जब गौरव वहां पे गए कोर्ट के लिए, तो वहां पे उनको एक 50-60 साल का एक गार्ड मिला। उस गार्ड को लेके वो अंदर गए गलियारे की तरफ। तो गार्ड ने बताया कि जी हाँ, यहाँ पर लाइब्रेरी के पास काफी चीजें होती हैं। कैसे होती हैं? तो उस गलियारे के पास जब जा रहे थे, कोर्ट बंद था उस टाइम पे, वर्किंग नहीं था और वो संडे था। तो उन्होंने बोला कि इसी गलियारे पे अभी एक ही हफ्ते पहले मुझे एक आदमी आता हुआ मिला। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो आदमी बड़ी बेबसी में मेरे को एक चीज बोला कि वकील साहब कहाँ हैं? तो मैंने बोला कौन से वकील साहब को ढूंढ रहे हो आप, और इस टाइम पे आप यहाँ पे क्यों? उसने मुझे अपनी फाइल अपने हाथ पे दी, जो भी फाइल उसके पास थी, और उसके बाद वो किसी वकील साहब को बार बार बोल रहा था जिसका नाम लिखा हुआ था उस फाइल के ऊपर। जब मैंने वो फाइल खोल के देखी तो मैं दंग रह गया। उस फाइल पे 10 साल पुरानी डेट थी। उन्होंने बोला कि वकील साहब मेरे बेटे को बचाने के लिए प्रॉमिस किया उन्होंने, वरना हम लुट जाएंगे और हमारा घर जो है वो नीलाम हो जाएगा। ये देख के जैसे मैं उसकी तरफ पलटा और मैंने बोला कि ये 10 साल पुरानी फाइल है, तो वो बंदा वहां से गायब था। अब ये चीज गौरव को भी बहुत अजीब लगी। उन्होंने बोला कि यार बात तो सही है, जो भी मैंने अभी तक सुना था उसमें काफी सच्चाई है। अब गौरव उनसे बात करते हैं, अंकल जी आप अपने बारे में बताइए। तो वो बताते हैं कि बेटे मैं यहाँ पे 30-40 साल से जॉब करता हूँ। मैं अपने गाँव में था, मैंने एक लड़की से शादी की थी अपनी बीवी से, जो कि दूसरे कास्ट से थी। तो गाँव वाले ने हमें निकाल दिया था वहाँ से। तो तब से मैं यहाँ आया और यहाँ पे लोगों ने बहुत हेल्प की, और तब से मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक गार्ड की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो मेन वकील होते हैं जिनसे शाम को मिलना होता है उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं दिन में देख के आया, अब शाम को मैं आपसे मिलता हूँ। जब वो वापसी आते हैं तो वापसी आने के बाद वो बार बार उस अंकल जी का नाम ले रहे होते हैं, जैसे कि रैंडम नाम ले लेते हैं हम, रामू। और वो कहते हैं कि हाँ रामू अंकल जी से मैं मिला था और ऐसे से उन्होंने ये सब दिखाया। तो वो पहले तो इग्नोर करता है, उसको लगता है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं अंकल जी के साथ गया था अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मुझे एक शख्स दिखा था जो पुरानी फाइल लेके आया था वगैरह वगैरह। तो इस बार इन वकील साहब ने एक बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा गौरव को और राज को भी कि आखिर तुम बात किनकी कर रहे हो, दिन में कोई गार्ड नहीं होता जिस टाइम पे आप बता रहे हो। उन्होंने बोला नहीं अंकल जी थे जो कि 40 साल से हैं, जिनकी शादी हुई थी दूसरी कास्ट में और यहाँ पे आ गए थे और लोगों ने हेल्प की थी। अब वकील साहब का माथा ठनका थोड़ा सा। उन्होंने पूछा कि ये कद काटी थी, ये कलर था, ये ऐसे दिखते थे? गौरव ने बोला एग्जैक्टली। उन्होंने बोला इनको मरे हुए 10 साल हो गए। ये गौरव तिवारी की हॉरर बुक के अंदर है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो गाइज मुझे नहीं पता कि ये जो कहानियां मैंने आपको बताई कितनी कन्विक्शन के साथ है या फिर कितना सच है, लेकिन ये सारे सोर्सेस, चाहे वो गवर्नमेंट की फाइल हो, चाहे वो गौरव तिवारी जी की बुक हो, और एक मेरा पर्सनल मेरे फ्रेंड या मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी। बिलीव करना ना करना आपके ऊपर है, और क्वेश्चन उठाना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे भी जब हम मिस्ट्री या क्राइम की बात करेंगे तो हम उसके हर एस्पेक्ट की बात करेंगे, और हम सिर्फ ऐसे ब्लैक वाइट में नहीं जाके ग्रे लाइन को सर्च करेंगे। और जब मैं मिस्टीरियस या हॉरर की भी बात करूंगा उसमें मैं पैरानॉर्मल को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्वॉल्व करूंगा। आगे हम और भी ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे और पर्सपेक्टिव की भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है और आप देख रहे थे पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले नई वीडियोस लाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।